आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं, एक को हम कहते हैं पैरालिसिस और दूसरी को हम कहते हैं एपिलेप्सी। ठीक है जी, ये हमारे पास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरालिसिस की। पैरालिसिस हमारे पास क्या है? तो पैरालिसिस जो है हमारे पास, ये एक वस्कुलर डिसऑर्डर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, दैट इज वस्कुलर डिसऑर्डर। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स होती हैं उन्हें हम दो टाइप या दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वस्कुलर और एक को हम कहते हैं फंक्शनल। तो जो पैरालिसिस है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं वस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है जी। अब वस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब क्या है? वस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे पास डिस्टरबेंस आ जाए किस चीज में, ब्लड की सप्लाई में। ठीक है जी। अब ये ब्लड की सप्लाई जो है, ये किस चीज को हम सप्लाई कर रहे हैं जी? हम सप्लाई करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम को जो है ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली ना हो तो ये हमारे पास वस्कुलर डिसऑर्डर बन जाती है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें पैरालिसिस की, तो हम ये कहते हैं कि इसमें मोस्टली जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, मसल्स अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर मसल है, चूंकि उसको सप्लाई नहीं हो रही होती ब्लड की, उसको न्यूरॉन्स नहीं मिलते, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं जाती ब्रेन की तरफ से, तो वो मसल्स जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन छोड़ देते हैं। और इसके अलावा ये है कि इसकी दूसरी जो वजह है वो ये हो सकती है कि जब हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्रेन हो गया, और उसके अलावा जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इनमें डैमेज हो जाए, ठीक है जी, अगर उस इन इन दोनों ऑर्गन में कोई भी डैमेज आ जाए तो ये भी हमारे पास पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डैमेज। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डैमेज जो है हमारे पास, ये किस तरह की हो सकती है? ठीक है, अब डैमेज जो है हमारे पास, इसके मुख्तलिफ वजूहत है। या तो हमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है जी। अब स्ट्रोक किसे कहते हैं? स्ट्रोक जो है हमारे पास, या तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ठीक है जी, पट जाती हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रप्चर। ठीक है जी, रप्चर हो जाती हैं हमारे पास के, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो इनकी वजह से या इस वजह से हमारे पास जो है क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रोक की जो वजूहत हैं वो ब्लड क्लॉटिंग भी है। ठीक है, अगर खून जो है वो जम जाए किसी भी वेसल में, उसकी वजह से भी जो है ब्रेन जो है उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते, तो उससे जो है बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। इसके अलावा हम एक करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें पता चल सके। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस डायग्राम में हम लिख सकते हैं ये क्या है हमारे पास, ये पैरालाइज हो चुके हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पैरालाइज हो चुके हैं। तो पैरालाइज क्या है हमारे पास? पैरालिसिस है कि बंदा जो है वो सीधा स्ट्रेट नहीं रह सकता, उसके बॉडी का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, या वो प्रॉपरली एक ही पोजीशन या बेंड पोजीशन में रहता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेट पोजीशन में नहीं रह सकता। इसके अलावा जो है ये हो सकता है कि जो हमारे पास पोलियो के वायरस हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोलियो जो है, इसके जो वायरस है वो अपना पॉइजन छोड़ दे। पोलियो हमारे पास क्या एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी जो है उसके डिफरेंट ऑर्गन जो हैं, स्पेशली इसमें लिम्स आ जाते हैं हमारे पास, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, तो उसके पॉइजन की वजह से भी हमारे पास ये डिसऑर्डर हो सकती है। इसके अलावा जो है, Now, अगर हम बात करें पैरालिसिस की, तो ये किस किस हिस्से में हो सकते हैं? तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये थ्रू आउट द बॉडी भी पाए जा सकते हैं, कि मतलब कंप्लीट बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है एक साइड जो है बॉडी का वो भी डैमेज हो सकता है। ठीक है जी। थ्रू आउट जो है, थ्रू आउट बॉडी हम लिख लेते हैं, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज थ्रू आउट बॉडी। और इसके अलावा जो है ये भी हो सकता है कि ये हमारे लिम्स में भी सिर्फ हो जाए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पैरालिसिस जो है ये एक हमारे पास क्या है, वस्कुलर डिसऑर्डर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो कि हमारे पास दूसरी डिसऑर्डर है जिसका नाम है एपिलेप्सी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्या है, दैट इज लिप्सी। ठीक है। अब एपिलेप्सी जो है, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वस्कुलर और एक होते हैं हमारे पास फंक्शनल। तो ये जो डिसऑर्डर है हमारे पास, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फंक्शनल डिसऑर्डर।
अब फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे पास डिस्टरबेंस आ जाए किस चीज में, नर्व इम्पल्स में। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं क्या, दैट इज डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं जा रही ब्रेन की तरफ। तो हमारे पास जो इम्पल्स जनरेशन है, हम सॉरी इसको हम नर्व इम्पल्स लिख लेते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स की वजह से नहीं हो रही, तो हम कह देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं होता। ठीक है, अब अगर नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो उससे उसका इंटरन क्या इफेक्ट होगा, उसका इन्फेक्ट सॉरी इम्पैक्ट ये होता है बॉडी पे कि बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक फंक्शनल हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर है। और इसके अलावा जो है इसकी मतलब काज क्या अगर हम लिखें तो ये हमारे पास हो सकती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज काज। काज जो है इसका वो हमारे पास होते हैं, बल्कि ये कॉज क्या करता है, ये हमारे पास अनप्रोवोक्ड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अनप्रोवोक्ड सीजियोर। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सीजियोर, तो ये हमारे पास ये कॉज करते हैं। ठीक है, एक टेम्पररी इस सिचुएशन का क्या मतलब है अनप्रोवोक्ड सीजियोर का, इसका मतलब ये है कि ब्रेन जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, और उसके फंक्शन ना करने की वजह से जो है बॉडी के अंदर इरेगुलर से मूवमेंट रहते हैं। ठीक है जी, अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बंदा है जिसको स्ट्रोक हुआ है, अटैक हुआ है किस चीज का, एपिलेप्सी का। तो वो किस तरह उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट हो जाती है, ना वो बेंड होती है, ना वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो एबनॉर्मल स्टेट में चला जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनप्रोवोक्ड सीजियोर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वजूहात हैं, वो कौन कौन सी कॉजेज हैं जो कि एपिलेप्सी जिसकी वजह से हो सकती है, तो ये कहा जाता है कि एपिलेप्सी जो है ये हमारे पास जो है अगर ये यंग एज में हो रही है तो ये हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती है। ठीक है, तो जेनेटिकली भी ये बीमारी जो है ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर ये 40 ईयर के एज में किसी बंदे को हो रही है तो उसकी वजह हमारे पास क्या होती है, उसकी वजह हमारे पास होती है ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं जिसे हम रसोली कहते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से भी जो है एपिलेप्सी हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर किसी को सर में चोट पड़ जाए, जख्म पड़ जाए, जिसे आप कहते हैं हेड ट्रॉमा, तो उसकी वजह से भी जो है एपिलेप्सी हमारे पास हो सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉजेज आ गए किस चीज के, एपिलेप्सी के। अब इस सच तो एपिलेप्सी का कोई इलाज नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि हमें एंटी एपिलेप्सियल एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं जब भी किसी बंदे को एपिलेप्सी हो जाए। उससे ये होता है कि मतलब वो बंदा, उस पर अटैक्स नहीं आते। ये नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो जो अटैक होते हैं जिसे हम अनप्रोवोक्ड सीजियोर कहते हैं, वो अटैक जो है उसकी बॉडी पे नहीं आते, उसकी बॉडी जो है वो अनपैरालाइज फॉर्म में नहीं जाती, तो उसे हम कहते हैं क्या, एंटी एपिलेप्टिक। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटी एपिलेप्टिक। ठीक है जी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो ये ड्रग्स जो हैं, ये दवाइयाँ जो हैं, ये रिकमेंड की जाती हैं ताकि बंदा जो है उस पर किसी भी किस्म का एपिलेप्सी का अटैक ना हो। तो आज जो है हमने नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे पास पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है। पैरालिसिस जो है ये हमारे पास वस्कुलर डिसऑर्डर है, और जो है हमारे पास एपिलेप्सी, ये हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो आज हमने नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा।